हेलो एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 30 कदम 2.0 सीरीज़ की कड़ी में मैं भावना वैष्णव आपके लिए फिर से एक बार साइंस के प्रश्न लेकर आई हूँ, जिसमें हम इन्वायरमेंट के प्रश्न जो हैं वो लगातार सॉल्व कर रहे हैं। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्वेश्चन की सीरीज़। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जो फ्लोरा एंड फौना के कंजर्वेशन के लिए, यानी कि जो भी वाइल्ड लाइफ आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं भारत में, उनसे संबंधित ये प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो है, ये वीडियो जरूर देखिए। चलिए, तो पहले क्वेश्चन के साथ हमारे आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड है। क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कहता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, सही है, ठीक है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश शांकला जी को, जिनके प्रयासों के बाद से, उनके रिकमेंडेशन के बाद से, उस टाइम पे श्री इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी, तब 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो भारत की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक परियोजना थी जो कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए और उनकी घटती हुई संख्या में कमी लाने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया था। ठीक है, जिसके तहत टाइगर रिजर्व जो है वो अलग अलग स्टेट्स में घोषित किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, एम इज टू कंजर्व द रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या में जो लगातार कमी देखी जा रही है, उस उद्देश्य से उनकी संख्या में जो कमी है, उसके स्तर में जो गिरावट आ रहा है, उनके कंजर्वेशन के लिए ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लागू किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है हमारा। इट कवर्स ऑल इंडियन स्टेट, ये सभी भारतीय राज्यों को कवर करता है, यानी कि भारत के सभी राज्यों में ही प्रोजेक्ट टाइगर चलाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, शुरू कहां से किया गया था ये प्रोजेक्ट टाइगर, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो है वो शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि जो हाथी है, उनके आवास में लगातार कमी देखी जा रही थी। मानव और हाथी के बीच में जो संघर्ष हो रहा था लगातार, वो कंटिन्यू बढ़ता हुआ देखा जा रहा था, जिसकी वजह से हाथियों की संख्याओं में लगातार कमी देखी जा रही थी। तो इस कमी की पूर्ति करने के लिए, या बोल सकते हैं उनके स्तर में लगातार जो कमी हो रही थी उसे रोकने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। कब, 1992, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत भारत में की गई थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको कहूंगी, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो गजराज परियोजना छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है, ये वो नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्रीन इंडिया मिशन इनकरेजेस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये कम्युनिटी यानी कि समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ग्रीन इंडिया मिशन जो है ये किसके लिए लाया गया था, जो वनों की कटाई लगातार हो रही है। ठीक है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करने के लिए, लगातार जलवायु परिवर्तन की स्थिति हमारे ग्लोबल स्तर पर जो देखी जा रही है, तो भारत में उस स्थिति या फिर उसके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, कुछ इनिशिएटिव लिए गए, उनमें से ग्रीन इंडिया मिशन जो है ये प्रमुख है। तो इसमें ये देखा गया कि लगातार वनों की कटाई हो रही है, जो वन भूमि है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसमें उद्योग, व्यापार या फिर बोल सकते हैं कृषि के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो इन सब को रोकने के लिए और साथ ही साथ वहां पर रहने वाले समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वन संरक्षण में स्थानीय लोगों की कोई भूमिका नहीं होती, ये तो रॉन्ग है। स्थानीय लोगों की बिल्कुल भूमिका होती है वन संरक्षण में। वहां की रहने वाली जो कम्युनिटीज हैं उनके पार्टिसिपेशन को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है वन संरक्षण में। ठीक है भाई, स्थानीय लोग ही अगर वनों का दोहन करने लगेंगे तो फिर उस क्षेत्र में वनों की कटाई तो बहुत तेजी से होने लगेगी। तो वन संरक्षण में स्थानीय लोगों की भूमिका बिल्कुल होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा जो प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाला है अगेन, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन 1973
विथ 9 टाइगर रिजर्व। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। 9 टाइगर रिजर्व्स के साथ में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इट इज overseen by the National Tiger Conservation Authority established in 2005। ये भी बिल्कुल सही है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी, इसी के तहत अलग अलग राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं की रिकमेंडेशन पर। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारा। ठीक है, द प्रोजेक्ट यूजेस एम स्ट्राइप्स फॉर मॉनिटरिंग टाइगर हैबिटेट। ठीक है, एम स्ट्राइप्स क्या है? एम स्ट्राइप्स आपका एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि ये NTCA जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्हीं के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। और एम स्ट्राइप्स क्या करता है? ये जो है आपके टाइगर्स के हैबिटेट की निगरानी करता है, उनके मूवमेंट की निगरानी करता है, उनके पॉपुलेशन की निगरानी करता है। तो ये सारी चीजें ये एम स्ट्राइप्स करता है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एम फॉर मॉनिटरिंग, एस फॉर आपका हो जाएगा सिस्टम, ठीक है, टी फॉर टाइगर एंड आई फॉर इंटेंसिव, पी फॉर प्रोटेक्शन, ई फॉर इकोलॉजिकल एंड एस फॉर स्टेटस। ठीक है, तो एम स्ट्राइप्स क्या करता है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है, NTCA के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये टाइगर्स के मूवमेंट, उनके संख्या में कैसी वृद्धि हो रही, कैसी कमी हो रही है, उनके आवास, इन सब पर निगरानी रखता है। तो मॉनिटर करने के लिए एम स्ट्राइप्स जो है वो डेवलप किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न अगेन हमको स्टेटमेंट वाला दिख रहा है, और ये अगेन प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है। विथ रेफरेंस टू प्रोजेक्ट टाइगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया होल्ड्स द 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर वाइल्ड टाइगर एज ऑफ 2022। यहाँ पे कह रहा है कि 2022 तक भारत विश्व के जंगली बाघों का 3/4 हिस्सा रखता है। बिल्कुल सही है, 3/4 हिस्सा, या बोल सकते हैं 75% हिस्सा जो है वो भारत रखता है कुल बाघों का। ठीक है, विश्व के कुल बाघों का। ये सेंसस 2022 के अकॉर्डिंग है। 2026 में नए रिपोर्ट्स आएंगे, तब नए जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग डेटा बदल सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये जो सेंसस है 2022, ये वाले डेटा जो है वो रीड किए हैं। ठीक है, हर 4 साल में ये सेंसस जो है वो देखा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? 1972 में पहली जनगणना ने पग मार्क पद्धति का उपयोग करके 1827 बाघों का अनुमान लगाया था। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1972 में पहली जनगणना की गई थी जो बाघों से संबंधित थी। ये देखा गया था कि 1900 के बाद 1972 के समय पर लगातार बाघों में लगातार और बहुत अधिक संख्या में कमी देखी जा रही थी। ठीक है, और ये संख्या सिमटकर कितनी हो गई थी? 1827, जब 1972 की जनगणना हुई थी। और इस जनगणना में पग मार्क पद्धति का प्रयोग किया गया था। क्या होता है ये पग मार्क पद्धति? जिसमें टाइगर्स जो है उनके फुटप्रिंट्स को काउंट किए जाते हैं। हर एक फुटप्रिंट को क्या माना जाता है? यूनिक माना जाता है, और उन फुटप्रिंट्स को काउंट करके ये पता लगाया जाता है कि कितने टाइगर्स जो हैं वो बचे हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो पगमार्क पद्धति का उपयोग हुआ था 1972 के सेंसस में, और कितने टाइगर्स थे इनमें? 1827 टाइगर थे। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन रखे हुए हैं उनके, और उनको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की तरफ। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन 1992। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये 1992 में लॉन्च किया गया था, 1992 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के साथ एक साथ लॉन्च की गई थी। ये तो रॉन्ग है, 1972 में सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, और 1992 में सेपरेटली प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था। तो ये साथ में नहीं लॉन्च किया गया था, ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? ये हाथी और उनके आवास और प्रवासन के गलियारों की सुरक्षा का लक्ष्य रखता है। ये बिल्कुल सही। जो आपके एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, एलिफेंट के हैबिटेट्स हैं, उनके मूवमेंट है, इन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसकी? प्रोजेक्ट एलिफेंट की। ठीक है, तो तीसरा और पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी।
बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट एलिफेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर मिटिगेटिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, मानव हाथी संघर्ष को कम करना। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए वो हाथी जो होता है बहुत जायंट साइज का होता है, तो हाथी जैसे मान लीजिए कि कोई कॉरिडोर बनाए नहीं गए हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह अगर हाथियों का पलायन हो रहा है भोजन के लिए, आवास के लिए, किसी भी कारण में, और हाथी जो है वो किसी के गांव में प्रवेश करके, हाथियों को देख के वैसे भी लोग पैनिक करने लगते हैं, तो उन्होंने हाथी को मारा या हाथियों ने मनुष्यों को मार दिया, ऐसे भी बहुत सारी न्यूज आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे आए दिन। तो ये जो है मेजर रीजन है हाथियों की संख्या में कमी होने का। ठीक है, तो ह्यूमन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना है, रोकना मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, प्रोजेक्ट एलिफेंट का। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, जागरूकता के लिए हाथी मेरे साथी जैसा अभियान चलाना। 24 मई 2011 को आपका ये अभियान चालू किया गया था नई दिल्ली से, हाथी मेरे साथी अभियान, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जैसे आपके गांव में अगर हाथी घुसता है तो वन विभाग को इसकी जानकारी दी जाए, ठीक है, इनके मूवमेंट की निगरानी रखा जाए, है ना। तो इस तरीके से मैन एंड एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट को हमको रोकना होगा, है ना। वो जानवर है, वो ह्यूमन का क्या है, साथी है, तो इस तरीके से लोगों को अवेयर करना ज्यादा से ज्यादा, इसका उद्देश्य था हाथी मेरे साथी इस प्रोग्राम का। तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एक और दो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ओके, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहले पढ़ते हैं। इसे 2020 में नदी और महासागरी डॉल्फिन के लिए लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही। रिवर डॉल्फिन और साथ ही मरीन डॉल्फिन दोनों के लिए ही 2020 में 15 अगस्त 2020 में दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत जो है वो कर दी थी। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत वन्य जीव संस्थान द्वारा लागू किया जाता है, बिल्कुल सही। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ही इसे लागू किया गया था, बिल्कुल सही। गंगा नदी डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जानवर है, बिल्कुल सही है। गंगा नदी डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय जलीय जानवर के रूप में घोषित किया गया है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। द चीतास अंडर प्रोजेक्ट चीता वेयर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम। प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को निम्नलिखित में से कहां से स्थानांतरित किया गया था। तो ये आपने यूट्यूब वीडियोस में बहुत ज़्यादा बीच में फेमस हुआ था, सोशल मीडिया पे आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि मोदी जी जो है वो चीता लेकर आ रहे थे। तो कहाँ कहाँ से चीते लेकर आए थे, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से, है ना। इनको क्या किया गया था, लाया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश के आपके टाइगर नेशनल पार्क में रखा गया था, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए जो चीते हैं वो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते अगले प्रश्न की ओर। प्रोजेक्ट लायन वॉज लॉन्च्ड इन। प्रोजेक्ट लायन जो है वो कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2020 में। प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन दोनों याद रखना रेड फोर्ट से 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था आपका, याद रखना प्रोजेक्ट लायन, ठीक है। एशियाटिक लायन के कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट लायन लॉन्च किया गया था, और गंगा डॉल्फिन जो है इसके कंजर्वेशन के लिए आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो लॉन्च किया गया था, कब, 15 अगस्त 2020। तो 2020 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वॉज लॉन्च्ड इन। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब लॉन्च किया गया था, तो 2009 को, है ना। स्नो लेपर्ड जो है ये ज्यादातर आपके ठंडे प्रदेशों में मिलते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। स्नो लेपर्ड लद्दाख वाला जो कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया हो गया, हिमालयन क्षेत्र, यहाँ पर स्नो लेपर्ड ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और इनके कंजर्वेशन के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोजेक्ट लाया गया ये 2009 में लॉन्च किया गया, ठीक है। द एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया कवर्स विच पीरियड। भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए कार्य योजना कौन सी अवधि को कवर करता है। देखिए गिद्धों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है भारत में, अभी भी लगातार संख्या में हमको कमी देखने को मिल रही है।
क्योंकि गिद्ध जो होते हैं भारत में ज़्यादातर ऐसी दवाइयाँ जो कि गिद्धों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, जैसे कि डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, इन दवाइयों का बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन किलर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एनिमल्स वगैरह में इंजेक्ट किया जाता है, ह्यूमंस में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इन दवाइयों की वजह से देखा जाता है कि गिद्धों में किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर या अन्य नर्वस सिस्टम संबंधी अनेक प्रकार की बीमारियां जो हैं वो गिद्धों में देखी जाती है, जिसकी वजह से लगातार गिद्धों की जो है वो मृत्यु हो रही है और उनकी संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। इस कमी को रोकने के लिए और गिद्धों की संख्या में जो लगातार कमी हो रही है उसे रोकने के लिए जो प्रोजेक्ट है या कार्य योजना है वो लाया गया है, जो कि 2020 से 2025 की अवधि को कवर करता है, 5 सालों के लिए। इसमें अनेक गिद्धों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां पर उनकी संख्या में वृद्धि की जा सके। तो वर्ष कौन सा है? 2020 से 25, 5 साल की अवधि के तहत इसे लाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2002 में जैव विविधता अधिनियम जो है वो पारित किया गया था और ये जैव विविधता अधिनियम के तहत जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के कानून, रूल्स, रेगुलेशन जो है वो बनाए गए हैं इस एक्ट के तहत। तो 2002 इसका उत्तर होगा। स्वीट एंड शॉर्ट आंसर, फैक्चुअल है बिल्कुल। ये कुछ एक्ट वगैरह भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ डेट्स दिए हुए हैं, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? तो 1980। इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसके बाद 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, और 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट जस्ट हमने पढ़ा है। तो कुछ इनमें दिए हुए डेट्स को भी हमने कवर किया हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा साथ ही साथ। और 2002 में क्या हमने पढ़ा? जैव विविधता अधिनियम। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच अथॉरिटी? प्रोजेक्ट टाइगर का प्रशासन किस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है? तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया था, कौन से प्राधिकरण के द्वारा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसकी स्थापना कब हुई है? 2005 में इसे स्थापित किया गया है। और विभिन्न राज्यों में जो टाइगर रिजर्व वगैरह घोषित किए जाते हैं वो इन्हीं के रिकमेंडेशन पर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, इसका पहले नाम, ये पहले तो आंसर मैं बता दूं, 1952 में इसे लॉन्च किया गया था, मतलब कि इसका गठन किया गया था। सॉरी, इसका पुराना नाम जब 1952 में इसे गठित किया गया था तो इसे कहा जाता था भारतीय वन्यजीव बोर्ड। ठीक है, उसके बाद में इसे पुनर्गठित किया गया 2003 में, उसके बाद इसका नाम हो गया राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, पहले इसका नाम था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 1952 में गठित किया गया था, बाद में इसे पुनर्गठित करके इसका नाम कर दिया गया था नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो लेकिन आंसर आप क्या लेंगे? 1952 लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका गठन रियल में कब हुआ था? 1952 के वर्षों में हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1952, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इस बोर्ड की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मंत्री होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा इसमें 47 मेंबर्स होते हैं, जो कुछ विषय विशेषज्ञ होते हैं, कुछ आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, कुछ सेना के प्रमुख होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा के कुछ सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इस तरीके से टोटल 47 मेंबर होते हैं, बट इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है इसकी अध्यक्षता। ठीक है, गठन कब हुआ था? 1952, अभी हमने पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अध्यक्षता कौन करता है? तो जैसे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार मुख्यमंत्री जो है वो अध्यक्षता करते हैं राज्य वन्यजीव बोर्ड की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा वन्य जीव संरक्षण को वित्त प्रदान करता है। बिल्कुल सही, कथन तो सही है हमारा। जो कैंपा योजना है ये इसीलिए गठित की गई थी ताकि कोई वन भूमि है अगर उसमें क्षति की गई है, नुकसान की गई है, तो उससे जो भी फंड जो कलेक्ट किया जाए उसको एक फंड में क्या किया जाए, जमा किया जाए। तो इसके लिए कैंपा का गठन जो है वो किया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण को ये वित्त प्रदान करता है। बिल्कुल सही, कोष प्रबंधन के नाम से इसे जाना जाता है कैंपा। कारण क्या है, यह वन विविधता परियोजनाओं से धन का प्रबंधन करता है। बिल्कुल सही, अनेक प्रकार की जो वन विविधता संबंधी परियोजनाएं चल रही है उनसे ये धन एकत्रित करता है और साथ में वन्य जीव संरक्षण के लिए उन्हें वित्त प्रदान करता है। तो कथन कारण दोनों सही है और दोनों ही क्या कहे, सही स्पष्टीकरण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैंपा जो है ये आपके सुप्रीम कोर्ट के रेकमेंडेशन पर जो वन भूमि को क्षति होने पर, नुकसान होने पर उससे जो फीस वसूली जाती है उसको एक फंड के रूप में जमा करने के लिए 2002 में रेकमेंड किया था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद से ही फिर कैंपा योजना जो है वो चलन में आई। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सरकार के संरक्षण प्रयासों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वन भूमि के विविधता को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही है। वन संरक्षण अधिनियम आया कब है, 1980, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और ये वन भूमि के विविधता को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही, वन भूमि कितनी है, कहाँ है, वन भूमि का कहाँ ह्रास हो रहा है, उसको कैसे संरक्षित किया जा रहा है, कैसे उनकी डाइवर्सिटी को हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है कौन, आपका ये अधिनियम 1980 का। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था, ये भी हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एस्टैब्लिश्ड नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। जैव विविधता अधिनियम 2002 ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की। अधिनियम कब आया, 2002, और इसी 2002 के अधिनियम के द्वारा 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना जो है वो की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। वन संरक्षण अधिनियम गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि विविधता को प्रतिबंधित करता है। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम आया कब है, 1980 में। और इस अधिनियम के तहत ये कहा जाता है कि जो वन भूमि है उसमें गैर वन जो उद्देश्य हैं, गैर वन उद्देश्य कैसे क्या क्या होंगे, जैसे कि कृषि, उद्योग है ना, व्यापार या अन्य जो भी आपके उद्योग वगैरह हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, गैर वन उद्देश्य में आ जाएंगे। तो गैर वन उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है वन संरक्षण अधिनियम वन भूमि में। ठीक है, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि आप किसी भी वन भूमि में गैर वन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते। जैसे वन के लिए जो भूमि है उसमें आप उद्योग स्थापित नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के ये सब काम नहीं किया जा सकता है। वो कौन कहता है, कौन सा अधिनियम कहता है, वन संरक्षण अधिनियम। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी। किस सिटी में है, चेन्नई में। याद रखना कब स्थापित की गई, 2003 में। किस एक्ट के तहत, राष्ट्रीय जैव विविधता एक्ट 2002 के तहत। कहां पर है ये अथॉरिटी, चेन्नई में। बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न था, आसान था। कैंपा रूल्स, कैंपा नियमों की अधिसूचना किस वर्ष लाई गई, तो किस वर्ष लाई गई थी अधिसूचना, 2009 में। 2002 में रेकमेंड किया था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। 2009 में ये अधिसूचना आई थी। सरकारी तौर पर 2009 में इसे लागू कर दिया गया था, परंतु एक्ट जो है वो बाद में 2016 में बनकर आया, लेकिन अधिसूचना आई थी 2009 में। तो याद रखिए, इसीलिए आपने सुना भी होगा कैंपा योजना कब लाई गई थी, 2009। इन जनरल हम इसको पढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2009 में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। अच्छा, इसको स्पेसिफिकली क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य जो है वो लार्जेस्ट बाघ अभ्यारण्य है एरिया वाइज। ठीक है, इसलिए स्पेसिफिकली इसे पूछा जा रहा है। माइक स्टैंड्स फॉर, यहां पर माइक एक शब्द दिया गया है जिसके फुल फॉर्म को पूछा जा रहा है कि इनमें से माइक का फुल फॉर्म क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन। मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन कंगारूज एवरीवेयर। तो इंडियन कंगारूज तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो यहीं पे गलत हो जाएगा। मिशन फॉर इंडियन कोयला एक्सटिंक्शन,
मूवमेंट ऑफ इंक्रीजेस कंगारू एलिफेंट्स, तो ये तीनों ही गलत है, हमारा उत्तर हो जाएगा मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, जो एलिफेंट्स के उनके दांत वगैरह के लिए जो इलीगल किलिंग हो रही है, अवैध शिकार हो रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए माइक जो प्रोग्राम है वो लाया गया है। तो मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। सांगाई फेस्टिवल सेलिब्रेट्स विच एनिमल, सांगाई महोत्सव किस जानवर के लिए मनाया जाता है? तो किस जानवर के लिए? सांगाई एक जानवर है जो कहाँ पाया जाता है? मणिपुर स्टेट में, मणिपुर के केबुल लामजाओ आपका जो नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मणिपुर थामिन, जिसे क्या कहा जाता है? थामिन कहा जाता है। ठीक है, इनके लिए प्रोजेक्ट थामिन भी चलाया जा रहा है, तो इसे थामिन कहा जाता है। तो मणिपुर थामिन के लिए सांगाई महोत्सव मनाया जाता है, जिन्हें सांगाई डियर के नाम से भी जाना जाता है, ये इन्हें डांसिंग डियर भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रो एंटल डियर, मणिपुर ब्रो एंटल डियर या मणिपुर थामिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ग्रीन इंडिया मिशन इज अ पार्ट ऑफ विच नेशनल प्लान, ग्रीन इंडिया मिशन किस राष्ट्रीय योजना का हिस्सा है? तो ग्रीन इंडिया मिशन लाया क्यों गया था? वन भूमि की कटाई को रोकने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम से कम करने के लिए, जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, कब लाया गया था? 2014 में लाया गया था ग्रीन इंडिया मिशन, जो कि किसका पार्ट है? जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का पार्ट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य है? तो किस राज्य में सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य है? बाघ अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। कितने बाघ अभ्यारण्य है? वर्तमान स्थिति में 9 कुल बाघ अभ्यारण्य है, जो कि ओवरऑल सभी राज्यों में देखा जाए तो सबसे अधिक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, पेंच हो गया, कान्हा हो गया, आपका बांधवगढ़ हो गया, इसके अलावा वीरांगना दुर्गावती हो गया, आपका संजय डुबरी हो गया। ठीक है, इसके अलावा सतपुरा हो गया, अभी रिसेंट वाला माधव हो गया, है ना, रातापानी हो गया। ये सारे ही टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, व्हाट इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बाय एरिया इन इंडिया, भारत में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसे पढ़ा था, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य 3827 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है टोटल, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य। ओके, 2025 में कौन सा सबसे नया बाघ अभ्यारण्य जोड़ा गया? तो कौन सा बाघ अभ्यारण्य जोड़ा गया? माधव बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, अभी ये 2025 में रीसेंट इसे ऐड किया गया है माधव बाघ अभ्यारण्य को, जो कि 58th टाइगर रिजर्व है और जो कि कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, भारत का सबसे पुराना बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट, यहां पर कॉर्बेट दिया हुआ है, आंसर वही होगा। जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है, ये आपका सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के साथ ही लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को, और इसी के साथ पहला बाघ अभ्यारण्य बनाया गया था, किसको? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ओके, तो सबसे पुराना होगा जिम कॉर्बेट, सबसे बड़ा होगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम, है ना। सबसे नया क्या पढ़ा हमने? सबसे नया पढ़ा था अभी माधव टाइगर रिजर्व, और सबसे छोटा उरांग टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे नया और सबसे पुराना, कम से कम आप इतने याद रखिए, है ना। छत्तीसगढ़ में अभी कौन सा है? आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने टाइगर रिजर्व है, और सबसे नया छत्तीसगढ़ का कौन सा टाइगर रिजर्व है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉर्बेट। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटका में स्थित है, रणथंभौर राजस्थान में, और कान्हा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट। इस तरीके से 30 प्रश्न हमने प्रोजेक्ट से रिलेटेड किए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोजेक्ट एलिफेंट्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, वो भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल लगेगी। ये प्रोजेक्ट्स वाले वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, एक बार रिविजन ज़रूर करिएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ 30 का दम 2.0 सीरीज़ में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।